हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में मैं आज आप लोगों को रक्त पढ़ाऊंगा। रक्त यानी ब्लड, रक्त के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि रक्त क्या है। तो रक्त यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है और इसके अध्ययन स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी कहलाता है। और फादर ऑफ हेमेटोलॉजी अर्थात जो इसके जनक है, फादर ऑफ हेमेटोलॉजी, वो विलियम हैंसन है। विलियम हैंसन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रक्त के क्या क्या कार्य हैं। तो रक्त के कार्य, तो रक्त का प्रमुख कार्य होता है परिवहन करना। परिवहन का कार्य करता है। तो क्या क्या परिवहन करता है? तो रक्त पचे हुए भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। रक्त पचे हुए भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। हार्मोन का परिवहन करता है। गैसों का परिवहन करता है। गैसों में CO2 और O2 का परिवहन करता है। शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। रक्त शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है और रोग निरोधक क्षमता प्रदान करता है। WBC वाइट ब्लड सेल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और रक्त का थक्का बनाने में भी सहायक होता है। ह्यूमन ब्लड के बारे में देखते हैं अभी। मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त की मात्रा जो है वो पुरुषों में 5 लीटर से 6 लीटर तक होती है और महिलाओं में थोड़ी कम पाई जाती है। वो होती है 4.5 लीटर टू 5.5 लीटर तक होती है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में रक्त की मात्रा थोड़ी कम होती है। और शरीर के वजन के अनुसार रक्त की जो मात्रा होती है वो शरीर के वजन का 7% होता है। अगर किसी का वजन वेट 49 हो, सपोज इतना हो, तो उसका रक्त की मात्रा होगी 7%। सपोज 100 किलो हो किसी का वजन, तो उसके रक्त की मात्रा निकालने का तो 100 किलो का 7%, तो 7 लीटर उसमें रक्त पाया जाएगा। तो वजन का 7% होता है शरीर में रक्त की मात्रा। और एक चीज़ नोट कीजिएगा, ऊंचे पहाड़ी वाले क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनमें रक्त थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। थोड़ी ज़्यादा इसलिए पाई जाती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में जब हम लोग ऊंचे क्षेत्र में जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने के लिए रक्त ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। रक्त में जो कुछ होते हैं वो बढ़ जाते हैं, इसीलिए रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। पहाड़ी वाले क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनमें रक्त की मात्रा थोड़ा ज़्यादा ही होती है, इसलिए वे लोग थोड़े गुलाबी टाइप के दिखते हैं, गोरे दिखते हैं। और जो मानव रक्त है उसका pH मान 7.4 होता है। ये क्षारीय होता है, परंतु यदि रक्त में CO2 गैस की मात्रा बढ़ जाए तो यह अम्लीय हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे तो मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। और रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। मानव रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। और शिशुओं में जो गर्भाशय में होते हैं उन शिशुओं में रक्त का निर्माण जो होता है वो पीलिया या यकृत में होता है। तो इन सभी पॉइंटों को हम लोग देखें। और रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक हीमोग्लोबिन पाई जाती है। और इन सभी पॉइंटों को हम देखें। अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे कि रक्त के कितने प्रकार होते हैं, पार्ट्स ऑफ ब्लड। तो अभी हम लोग देखेंगे कि रक्त के कितने प्रकार है। इन पॉइंटों को आप लोग लिख लीजिएगा। रक्त के प्रकार को देखेंगे अभी हम लोग।
अब जब हम लोग रक्त के प्रकार को देखेंगे तो रक्त के प्रकार, रक्त के दो भाग होते हैं। सॉलिड पार्ट एंड लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट एंड लिक्विड पार्ट अर्थात लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो मैं आपको लिख सॉलिड पार्ट एंड सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट एंड सॉलिड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है और जो सॉलिड पार्ट होता है वो लिविंग होता है। तो साइड में लिख दीजिएगा नॉन लिविंग लिविंग। तो देखें हम लोग के रक्त के दो प्रकार होते हैं, लिक्विड पार्ट एंड सॉलिड पार्ट। और जो लिक्विड पार्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है और जो सॉलिड पार्ट होता है वो लिविंग होता है। तो नॉन लिविंग लिक्विड पार्ट को देखते हैं हम लोग, लिक्विड पार्ट को देखते हैं, लिक्विड पार्ट को देखते हैं। तो लिक्विड पार्ट प्लाज्मा होता है। जो रक्त का जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। तो इसकी जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 55 से 60% होती है। तो रक्त की जो लिक्विड पार्ट है नॉन लिविंग है वो प्लाज्मा है। इसकी मात्रा 55 से 60% होती है। जो लिक्विड पार्ट है नॉन लिविंग उस प्लाज्मा है, इसकी मात्रा 55 से 60% होती है। प्लाज्मा का संगठन अर्थात अभी हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। क्या क्या चीज़ से बने हैं, क्या क्या इनमें पाया जाता है। तो प्लाज्मा में पानी पाया जाता है अर्थात जल पाया जाता है, प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्बुमिन पाए जाते हैं, फाइब्रोजेंस पाए जाते हैं और प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं ये, और हेपरिन पाए जाते हैं और खनिज लवण भी पाए जाते हैं, NaCl और KOH पाए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जल कितना पाया जाता है। जो प्लाज्मा है उसमें जल की कितनी प्रतिशत होती है, कितनी मात्रा होती है। तो जल, प्लाज्मा में जो जल की मात्रा होती है वो 90 से 92% होती है। अर्थात प्लाज्मा में जल की मात्रा अधिक होती है। 90% से 92% प्लाज्मा में जल उपस्थित होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्लाज्मा में क्या पाई जाती है। तो प्लाज्मा में उसका प्रोटीन पाई जाती है जो कि 7% होती है। प्रोटीन 7% पाती है। तो प्रोटीन में क्या क्या पाई जाती है। तो प्रोटीन में एल्बुमिन, उसके बाद है फाइब्रोजेंस, प्रोटीन फाइब्रोजेंस और 3 प्रोटीन एल्बुमिन पाई जाती है। फाइब्रोजेनस और एल्बुमिन पाई जाती हैं। ये जो प्रोटीन है ये 7% पाई जाती है प्लाज्मा में। उसके बाद हेपरिन पाई जाती है। हेपरिन जो रक्त का थक्का बनाने से रोकती है, हेपरिन। और उसके बाद कुछ खनिज लवण पाए जाते हैं। खनिज लवण में क्या क्या आएंगे। खनिज लवण, कुछ खनिज लवण पाए जाते हैं। खनिज लवण, तो खनिज लवण में NaCl, सोडियम क्लोराइड और KOH पाई जाती हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaCl एंड KOH पाए जाते हैं।
तो हम लोगों ने देखा कि रक्त का लिक्विड पार्ट, नॉन लिविंग पार्ट में प्लाज्मा का संगठन होता है, प्लाज्मा पाया जाता है, जिसकी मात्रा 55 से 60% होती है। और उसमें जल की मात्रा जो होती है 90 से 92% होती है, और प्रोटीन की मात्रा 7% होती है। और इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है ये हैं, और खनिज लवणें पाई जाती है NaCl। इसके बाद प्लाज्मा का जो कार्य होता है वो हम लोग देखेंगे। तो प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? तो प्लाज्मा का कार्य यह है कि वह पचे हुए भोज्य पदार्थ को, हार्मोन्स को इत्यादि का परिवहन करता है। प्लाज्मा पचे हुए भोज्य पदार्थ या हार्मोन्स का परिवहन करता है। तो इसके बाद वो पॉइंट लिख दीजिए, प्लाज्मा का कार्य। प्लाज्मा का कार्य पचे हुए भोज्य पदार्थ या हार्मोन्स का परिवहन करता है। पचे हुए भोज्य पदार्थ और हार्मोन का परिवहन करता है। तो प्लाज्मा में जल 90 से 92% पाई जाती है। प्लाज्मा में जल 90 से 92% पाई जाती है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा 7% होती है, जिसमें एल्बुमिन, फाइब्रोजेनियस और एल्बुमिन पाई जाती है। उसमें एफ्रिन पाई जाती है, और इसमें खनिज लवण जो कि NaCl और KOH पाए जाते हैं। और प्लाज्मा का कार्य होता है पचे हुए भोज्य पदार्थ और हार्मोन का परिवहन करना। अभी हम लोग देखेंगे सॉलिड पार्ट। तो इसके सॉलिड पार्ट को देखेंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, जो लिविंग है। इसके सॉलिड पार्ट को देखते हैं। तो सॉलिड पार्ट में रक्त कणिकाएं आती है। रक्त कणिकाएं, ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएं आती है। तो इसमें क्या क्या आती है? तो इसका जो प्रतिशत होता है, हम लोगों ने देखे कि प्लाज्मा का प्रतिशत 55 से 60% था, और इसका जो प्रतिशत होता है वो 40 से 45% होता है। 40 से 45% होता है। और रक्त कणिकाएं क्या है? उसके भी कुछ प्रकार होते हैं। तो रक्त कणिकाएं का 3 प्रकार होता है। रक्त कणिकाएं का 3 प्रकार होता है। वे क्या क्या है? तो ये है RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ये जो रक्त कणिकाएं हैं ये 40 से 45% पाई जाती है। इससे पहले हम लोग देखे कि प्लाज्मा 55 से 60% पाई जाती है। और अभी उसके बाद रक्त कणिकाएं के 3 प्रकार होते हैं। वो है, ये महत्वपूर्ण है, ये RBC है, WBC है एंड प्लेटलेट्स हैं। RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। इसके फुल फॉर्म होते हैं RBC का रेड ब्लड सेल, WBC का वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो RBC का रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ये होते हैं। RBC का और एक नाम होता है इथ्रोसाइट्स, और WBC का नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स का नाम होता है थर्मोसाइट।
तो अभी हम लोग यहाँ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये प्रमुख 3 चीज़ों के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि आरबीसी क्या है, उसके कार्य क्या हैं, उसका निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी क्या है? ये रक्त कणिका, सॉलिड पार्ट में जो रक्त कणिकाएँ आती हैं उनका एक भाग है। तो आरबीसी का हम लोग निर्माण स्थल देखेंगे। निर्माण स्थल तो यह है बोन मैरो, जो हम लोग पहले पढ़े थे। बोन मैरो, रेड बोन मैरो। तो यहाँ रेड लिख देते हैं, रेड बोन मैरो। आरबीसी का निर्माण जो होता है, और रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण स्थल रेड बोन मैरो में होता है। उसे मैं मिटा देता हूँ। आरबीसी का निर्माण स्थल है रेड बोन मैरो, और इसे हिंदी में लाल अस्थिमज्जा बोल सकते हैं। और ये जो भाग होता है, मैं अभी बताया, बोन मैरो एक हड्डी इस तरह होता है। ये जो एक पार्ट होते हैं, इसी भाग को रेड बोन मैरो, शॉर्ट में लिख दिया हूँ पर रेड बोन मैरो, इसी जगह पर आरबीसी का निर्माण होता है। ये मैंने बोन मैरो का स्ट्रक्चर बनाया है। ये रेड बोन मैरो का जगह है, इसी जगह में आरबीसी का निर्माण होता है। ये जो आरबीसी है, इसका आकार किस प्रकार का होता है? जो इसका आकार है, इसका जो आकार होता है किस प्रकार का होता है? इसका जो आकार होता है वो द्विअवतल होता है, बाइकॉनकेव होता है। कॉनकेव तो अवतल, इसका जो आकार है वो द्विअवतल होता है, बाइकॉनकेव होता है। बाइकॉनकेव होता है, इसका जो आकार है वो द्विअवतल बाइकॉनकेव होता है। इसकी जो संख्या है, इसका जो आकार है वो बाइकॉनकेव होता है। और इसमें रेड ब्लड सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है। रेड ब्लड सेल में केंद्रक अनुपस्थित होती है। परंतु कुछ अपवाद है, जैसे ऊँट और लामा में के रेड ब्लड सेल में केंद्रक पाई जाती है, परंतु इसमें केंद्रक अनुपस्थित होती है मानव रक्त में। और इसकी जो संख्या है, इसकी संख्या देखेंगे, रेड ब्लड सेल की संख्या जो है वो मेल और फीमेल में कितनी होती है? मेल में तो ज़्यादा होगी, क्योंकि मेल में ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसकी जो संख्या है वो मेल में पुरुषों में लगभग या 50 लाख से 55 लाख तक होती है। 50 लाख से 55 लाख तक होती है। एंड फीमेल में थोड़ी कम होती है, वो है 4.5 मिलियन। इसको आप लाख में चेंज कर देंगे, 4.5 मिलियन लगभग। उसके बाद इसका जीवन काल है, जो जीवन मतलब कब तक ये जीवित रहता है या कम मर जाता है। इसका जो जीवन काल है वो 20 दिन से 120 दिन तक होता है। जीवन काल 20 दिन से 120 दिन तक है। जो आरबीसी है उसका जीवन काल 20 दिन से 120 दिन तक होता है। इसका मृत्यु स्थल कहाँ है, मतलब कहाँ जाके मरता है?
तो इसका मृत्यु स्थल होता है पीलिया। ऐसे रेड ब्लड सेल आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसका जो मृत्यु स्थल है वो पीलिया पर होता है। मृत्यु स्थल पीलिया है। इसे रेड ब्लड सेल आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो हम लोग रेड ब्लड सेल की कुछ बातों को देखें। और आरबीसी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित है। इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। यहाँ हीमो का अर्थ है हीमोग्लोबिन। यहाँ जो हीमो का अर्थ है उसका अर्थ है लौह पदार्थ और ग्लोबिन का अर्थ है प्रोटीन। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है ये भी एक चीज़ है। हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम पर 100 ml होती है मेल में, और फीमेल में, ये मेल में है। और फीमेल में कितनी होती है? फीमेल में इसकी मात्रा थोड़ी कम होगी क्योंकि रक्त की मात्रा तो कम होती है, इसीलिए इसकी भी मात्रा कम होगी। तो इसकी मात्रा 14 ग्राम पर 100 ml होती है। तो हम लोगों ने देखा कि आरबीसी क्या होता है। तो आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल है। तो इसका निर्माण स्थल क्या है? तो इसका निर्माण स्थल बोन मैरो है। इसका निर्माण स्थान बोन मैरो है। इसकी आकार किस प्रकार की होती है? तो इसकी आकार बाइकॉनकेव होती है, द्विअवतल होती है, बाइकॉनकेव होती है। और इसका निर्माण स्थान रेड ब्लड सेल इसका नाम है। निर्माण स्थान रेड बोन मैरो में होता है, जो इस जगह मैंने दर्शाया डायग्राम में। और इसके केंद्रक अनुपस्थित होती है, परंतु नोट में लिखिएगा अपवाद है कि ऊंट और लामा के रेड ब्लड सेल में केंद्रक पाई जाती है। इसकी जो संख्या है वो मेल में 50 लाख से 55 लाख तक होती है एंड फीमेल में 4.5 मिलियन होती है। इसकी जो जीवन काल है वो 20 दिन से 120 दिन तक होती है। और इसकी जो मृत्यु स्थल है वो पीलिया है और इसी जगह को रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसका रंग जो होता है लाल होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। तो अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे कि रेड ब्लड सेल का कार्य क्या है। तो रेड ब्लड सेल का कार्य क्या है देखेंगे। तो ये O2 और CO2 का परिवहन करता है। आरबीसी का कार्य, इसका कार्य क्या है? तो फर्स्ट इसका जो कार्य है O2 और CO2 का परिवहन करना होता है। O2 और CO2 का परिवहन करना होता है। O2 और CO2 का परिवहन करता है। इसका एक पॉइंट कार्य मैंने लिखा कि O2 और CO2 का परिवहन करता है। और कोई भी व्यक्ति अगर अधिक ऊंचाई पर जाए, अधिक ऊंचाई अर्थात 4200 मीटर से ऊपर की ऊंचाई तक अगर जाए तो उसमें रक्त की कमी, रेड ब्लड सेल की वृद्धि हो जाती है। सॉरी, कमी नहीं, वृद्धि हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसकी जो वृद्धि होती है वो 30% वृद्धि होती है। कब? जब कोई व्यक्ति 4200 मीटर से ऊपर ऊंचाई में जाती है तो उसमें रेड ब्लड सेल की वृद्धि हो जाती है, 30% की वृद्धि हो जाती है। और जब कोई व्यक्ति निद्रा अवस्था में होती है या सोते समय उसमें रेड ब्लड सेल की कमी होती है, घट जाती है। कितनी घटती है? वो 5% घटती है। निद्रा अवस्था में रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है, 5% की कमी हो जाती है, संख्या में घट जाती है। और जब ऊंचाई पर जाती है तो 30% संख्या में बढ़ जाती है। कैंचियों में हम लोग, कैंचियों में जो आरबीसी होता है या नहीं होता है?
केंचुए में आरबीसी नहीं होता है, परंतु उसका रंग जो होता है वो लाल दिखता है। किसका? रक्त का। परंतु केंचुए में आरबीसी नहीं होता है। हीमोग्लोबिन उनके प्लाज्मा में घुला रहता है, इसीलिए उनका रक्त लाल दिखता है। और रक्त ब्लू होता है। रक्त ब्लू किन किन जीवों में होता है? तो किन के वर्गों में? मोलस्का, जैसे रक्त ब्लू होता है किन के? जो मोलस्का में। और कुछ ऑर्थ्रोपोडा का रक्त ब्लू होता है, जैसे घेंगा। ये मोलस्का वर्ग और ऑर्थ्रोपोडा में वर्ग में आने वाले जीवों में कीट। घेंगा, शंख, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को देखिए, ऑक्टोपस इसका रंग ब्लू होता है, ऑक्टोपस और शंख, इनके रक्त ब्लू होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि नमक तत्व की परिशुद्धता के पाए जाने के कारण जो हीमोग्लोबिन नामक वर्णक में तो हम लोग देखें कि O2 और CO2 का परिवहन करता है और रक्त का रंग लाल होता है। तो रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कीट प्राणियों के रक्त रंगीन होते हैं। कीट प्राणियों के रक्त रंगीन होते हैं और रंगीन होते हैं क्योंकि कारण क्या है? कीट प्राणियों के रक्त रंगीन होते हैं, मतलब रंग नहीं होते हैं, रंगीन होते हैं क्योंकि कोई वर्णक नहीं होते हैं, उनमें कोई वर्णक नहीं होते। क्या क्या? जैसे मक्खी, ये जो कीट, इनके रक्त रंगीन होते हैं क्योंकि इनमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। जैसे मक्खी, झींगा मछली, तेलचट्टा, इनके रंग रंगीन होते हैं। तेलचट्टा अर्थात कॉकरोच और झींगा मछली, इनके जो रक्त के रंग होते हैं वो रंगीन होते हैं। और मच्छर में इनके जो रक्त के रंग होते हैं वो रंगीन होते हैं। उसके बाद हम लोग रक्त का रंग क्या क्या होता है? पहला लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल होता है और नीला होता है और उजाला होता है। तो इसके बाद आज मैं इतना ही रखता हूँ। इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि इसके आगे क्या 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 पढ़ना है, इसके आगे क्या पढ़ेंगे, इसके रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रक्त का रंग लाल होता है, सो किसके कारण, किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है लाल। और नीला किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन की उपस्थिति के कारण नीला होता है। उजाला किसके कारण होता है? उजाला इसलिए होता है, उजाला क्या अर्थात रंगहीन, कोई वर्णक नहीं पाया जाता, इसलिए उजाला होता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में कि WBC जो वाइट ब्लड सेल है वो क्या है, उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, उसके कार्य पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। सेकंड पार्ट 2 में हम लोग WBC के बारे में पढ़ेंगे, WBC के बारे में पढ़ेंगे। ठीक।